नमस्कार। शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्नों के विश्लेषण एवं अध्ययन की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अशोक पर एक अध्याय का निष्कर्ष निकालते हुए सन 269 बीसी को उत्तर के रूप में प्रकाश में लाने के लिए निम्न में कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा होगा? इस प्रश्न का आशय है कि इतिहास का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और वह अशोक पर है और उसमें एक वांछित उत्तर लाना है। वह उत्तर है 269 बीसी 269 बीसी। यह जो उत्तर लाना है उसके लिए सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा होगा इनमें से, इन विकल्पों में से? तो विकल्प देखते हैं। अशोक सिंहासन पर कब बैठा? किसके बाद अशोक सिंहासन पर बैठा? अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? उपरोक्त प्रश्नों में से कोई भी नहीं। ये 4 विकल्प हैं। यहां ध्यान देना है कि यहां पर फैक्ट्स पर हम नहीं जा रहे हैं कि हमें सन याद है कि नहीं है वो घटना पर। यहां पर सिंपली यह है कि इस प्रकार के उत्तर लाना है तो प्रश्न किस प्रकार का होना चाहिए। तो ए बी सी में बी इसका उत्तर तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद अशोक सिंहासन पर बैठा, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर कोई व्यक्ति का नाम आएगा, जबकि हमको सन चाहिए। अब यहाँ ए और सी में हमें देखना होगा कि सिंहासन पर कब बैठा और राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन हमको बीसी में लेना है, वर्ष में लेना है, इसलिए सी जो है किस वर्ष हुआ यह ज्यादा अच्छा है। कब बैठा तो इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। कोई कह सकता है सवेरे 8 बजे बैठा, कोई कह सकता है शाम 6 बजे बैठा, कोई कह सकता है रविवार को बैठा, कोई कह सकता है फरवरी में बैठा और कोई कह सकता है 269 बीसी में बैठा। तो ये उसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं कब का, लेकिन किस वर्ष तो वो वर्ष सीधे सीधे होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा? कोई विद्यार्थी है क्लासरूम में और उससे प्रश्न पूछा गया और उसने जवाब गलत दिया। तो इस गलत जवाब को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा कार्य करना पड़ेगा? विकल्प देखते हैं। विषय वस्तु की दोबारा से व्याख्या करनी होगी। बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है। सही उत्तर के लिए दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछना होगा। व्याख्या करने और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। अब जवाब गलत आया है तो क्या करना चाहिए? इन विकल्पों में ए और बी उतना आकर्षक नहीं है। दोबारा व्याख्या करने की नौबत तब आती है जब अधिकतर बच्चे उत्तर न दे सकें, इसलिए यह यहाँ सही नहीं होगा। और बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, यह सीधे सीधे हम फीडबैक तो दे सकते हैं, लेकिन यहां भी यह उपयुक्त नहीं है विकल्प। अब सी और डी में देखना होगा कि सही उत्तर के लिए दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछना होगा और व्याख्या करने और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। सी तब सही होगा जब बच्चे ने उत्तर नहीं दिया हो, लेकिन चूंकि उत्तर दिया है लेकिन वह गलत है, तो इसलिए उसके गलत उत्तर की व्याख्या करनी पड़ेगी कि ऐसा उसने गलत उत्तर क्यों दिया, और दोबारा फिर से उसको मौका देना होगा कि सही उत्तर वह दे। इसलिए यहां पर अधिक उपयुक्त, सबसे अधिक उपयुक्त जो है वह डी है। कक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के परीक्षण के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछना है और उसमें कैसा प्रश्न पूछना उपयुक्त रहेगा, सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? बहुविकल्पीय प्रकार, सही गलत प्रकार, सही कारण चुनो और खाली स्थान भरना। हम लोग देख लें कि सही गलत प्रकार सबसे निकृष्ट प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, यह सही नहीं होता है, तो बी को हम सीधे सीधे खारिज कर दें। बहुविकल्पीय प्रकार जो है वह कक्षा कक्ष के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है। वह रिटन टेस्ट जब हम लेते हैं तब तो उपयुक्त है, लेकिन कक्षा कक्ष के लिए, क्लासरूम के लिए वह उतना उपयुक्त नहीं है। अब सही कारण चुनो और खाली स्थान भरना, यह दोनों ही उपयुक्त हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात आई है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं, तो हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कारण चुनना ही नहीं आएगा, भिन्न प्रकार के भी विकल्प हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे अनुसार इसके उत्तर सी और डी दोनों ही हो सकता है, और आधिकारिक उत्तर यहाँ पर सी है, मेरे अनुसार दोनों ही हो सकता है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग दोनों में कोई भी हम सही मान सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है आप किसका चयन करें। एक अध्यापक को कक्षा में अपना व्याख्यान देना चाहिए। एक टीचर है, उसके लेक्चर कैसा देना चाहिए? उच्च स्वर शैली में, कम आवाज में, ऊंची आवाज में, सामान्य आवाज में। तो व्याख्यान कैसा देना चाहिए? तो यहाँ पर बी तो खारिज हो जाएगा, कम आवाज में, लो वॉल्यूम में हमें लेक्चर नहीं देना है। अब रही बात सामान्य आवाज में, ऊंची आवाज में और उच्च स्वर शैली में, तो अक्सर यह कहा जाता है कि हाई वॉल्यूम हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार से सी आकर्षक लग सकता है। लेकिन ए जो है उच्च स्वर शैली, तो उच्च स्वर शैली यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाहता है। तो इसके जब हम जाते हैं इंग्लिश में तो इसको इंटोनेटेड कह रहे हैं। तो इंटोनेटेड का मतलब होता है कि आवाज में उतार चढ़ाव, स्वर में आरोह अवरोह के साथ। जैसे हम बोलते हैं तो एक ही पिच में हम नहीं बोल रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसी आवाज में, ऐसी स्वर में हमें बोलना है। तो सबसे उपयुक्त जो है वह ए है, इसलिए यहां पर आंसर ए होगा। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। साइंटिफिक एटीट्यूड या टेम्पर डेवलप करना है, और सबसे अच्छे किस तरह से हो सकता है? विज्ञान पढ़ाकर, उनको स्वीकार करना सिखाकर, बड़ों की बात को मनवाकर, तथ्यों की जांच परखने के बाद स्वीकार करना सिखाकर। यहां पर जो विकल्प हैं उसमें बी और सी बिल्कुल नहीं होगा। स्वीकार करना सिखाना और बड़ों की बात को मनवाना, यह दोनों ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत है। तो यह तो विपरीत हो गई, उल्टी बात हो गई, इसलिए बी सी खारिज हो जाता है। एक की जहां तक बात है विज्ञान पढ़ाकर, तो विज्ञान के परंपरागत ढंग से अगर हम पढ़ाते हैं, अर्थात विज्ञान के तथ्यों को हम बताते हैं, तो इससे आवश्यक नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो ही। लेकिन यदि हम तथ्यों की जांच परखने की भावना हम सिखाते हैं, हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि किसी चीज को यूं ही स्वीकार मत करो, उसको टेस्ट करो, उसको वेरीफाई करो, और वेरीफाई करने के बाद उसको स्वीकार करना है। अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग स्रोतों से हम किसी चीज को जांचें, परखें, वेरीफाई करें, और तब हम मानना चाहिए, यूं ही हमें नहीं मानना चाहिए। तो जिसको जांचा परखा गया है उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, या हम स्वयं जांच परख करें। तो ऐसी स्थिति में डी उपयुक्त उत्तर है, और इसी के द्वारा, इसी भावना के द्वारा हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। बहुत से रिलीजियस मैटर्स होते हैं जिसमें हम यह सिखाते हैं कि यह चीज आपको मानना है क्योंकि किसी ऑथोरिटी ने कहा है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि किसी ऑथोरिटी ने, किसी महान व्यक्ति ने, किसी जो ईश्वर की तरफ से बोलने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा और इसको हमको मानना है, तो यह ध्यान रखिए कि यह जो प्रवृत्ति है यह साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। साइंटिफिक एटीट्यूड है कि कोई भी बात है उसको हम वेरीफाई करेंगे और तब स्वीकार करेंगे। तो इसलिए यहाँ डी उत्तर है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। जो ईयरली एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें हमें क्या करना चाहिए ताकि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानी से बच्चों को बचाया जा सके? केवल आवर्ती परीक्षण, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, दूसरे अध्यापकों द्वारा परीक्षण, किसी भी तरह का परीक्षण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह तो स्पष्ट है कि डी तो बिल्कुल खारिज हो जाता है, सी भी इसका कोई विकल्प नहीं है। ए और बी हमें देखना होगा, और ए और बी में बी अधिक उपयुक्त है कि आवर्ती परीक्षण होना चाहिए, पीरियोडिकल टेस्ट होना चाहिए विथ करेक्टिव मेजर्स।
करेक्टिव मेजर्स या शोधक मापदंडों का यहाँ पर सेंस है कि जो हम पीरियोडिकल टेस्ट लेंगे उसमें कितने मार्क्स का टेस्ट लेंगे और उसको किस तरह से हम फाइनल रिजल्ट में एडजस्ट करेंगे, यह हमें करेक्शन करना होगा। तो उन करेक्शंस के साथ हमें पीरियोडिकल टेस्ट लेना है और यही इसका सही उत्तर है। सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना बच्चों की किस जरूरत को पूरा करती है? जो मिड डे मील चल रहा है वह कौन सी जरूरत पूरा करती है यह योजना? सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक, प्रेम या संबंधित वस्तुओं की, और स्वयं सिद्ध किसको पूरा करती है? यहां पर यह जो प्रश्न है यह कुछ हद तक रिलेटेड है मास्लो के एक सिद्धांत से। तो यह जो मिड डे मील है यह भोजन है जो हमारी शारीरिक जरूरत को पूरा करती है, और शारीरिक जरूरत को पूरा करने का अर्थ न तो सुरक्षा है, न मनोवैज्ञानिक है, न प्रेम है, और न स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं की पहचान, इसका एक विकल्प दिया हुआ है। मेरे तरफ से विकल्प है आत्म साक्षात्कार। तो यह मिड डे मील न तो स्वयं सिद्ध या आत्म साक्षात्कार से संबंधित है, न ही प्रेम से है, बिलोंगिंगनेस से है, और न ही साइकोलॉजिकल है, न ही सिक्योरिटी है। मेरे अनुसार इसका उत्तर तो कुछ और होगा, लेकिन आधिकारिक उत्तर जो है वह ए है। मेरे अनुसार इसका जो उत्तर है वह है फिजियोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकता। फिजियोलॉजिकल नीड या शारीरिक आवश्यकता को यह पूर्ति करती है, इसकी जरूरत की पूर्ति करती है। तो मेरे अनुसार आंसर फिजियोलॉजिकल या शारीरिक। जब कक्षा में जांच करने के लिए कोई प्रश्न पूछा जाता है तो निम्न में से किसका प्रभाव उत्तर को दुष्प्रभावित कर सकता है? While asking a probing question in a class, which of the following can affect the response adversely? तो कौन सा विकल्प है जो उत्तर को दुष्प्रभावित कर सकता है? स्पष्ट आशय, संदर्भ के लिए कोई पिछली सामग्री नहीं होना, दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग, केवल एक ही सही उत्तर वाला प्रश्न। तो प्रश्न की जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में यहां बात हो रही है। तो बी तो इसका कुछ भी नहीं है संबंध, संदर्भ से कोई रिलेटेड नहीं है, और एक ही उत्तर वाला प्रश्न तो सही होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। स्पष्ट आशय तो होना ही चाहिए, और दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग किसी भी प्रश्न में नहीं होना चाहिए, चाहे वह प्रॉबिंग क्वेश्चन है, जांच करने वाला प्रश्न है, या कोई भी प्रश्न है। तो डबल निगेशन तो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आधिकारिक उत्तर जो है वह ए है, लेकिन मेरे अनुसार उत्तर सी होगा। स्पष्ट आशय, क्लियर इंटेंट तो होना ही चाहिए प्रश्न में, तो यह दुष्प्रभावित तो नहीं कर सकता है। हाँ, अगर यह अस्पष्ट आशय होता, अनक्लियर इंटेंट होता, तब वह विकल्प बन सकता था, लेकिन स्पष्ट आशय है, क्लियर इंटेंट है, तो यहां पर यह उत्तर बिल्कुल ही नहीं होगा। यहां पर सर्वाधिक या सही उत्तर कहें तो यह सी है। एक मानसिक विकलांग बच्चा, ए मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड, किसी भी तरह कार्य में निपुणता नहीं पा सकता, वैकल्पिक उपयुक्त वातावरण और विधि से निपुणता प्राप्त कर सकता है, निपुणता प्राप्त कर सकता है परंतु समय अधिक देना होगा, अन्य बच्चों के समान ही निपुणता प्राप्त कर सकता है। अब किसी चीज को, किसी कार्य में मास्टरी प्राप्त करना है। अब उस मास्टरी को मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड क्या हो सकता है उसके साथ, जो मानसिक रूप से विकलांग है। तो किसी भी तरह कार्य में निपुणता नहीं पा सकता, यह तो हम नहीं कर सकते कि कभी भी नहीं पा सकता। और वही चीज डी में है कि अन्य बच्चों के समान ही निपुणता प्राप्त कर सकता है, यह भी नहीं हो सकता। अन्य बच्चों के समान भी नहीं हो सकता और बिल्कुल नहीं पा सकता, यह भी नहीं हम कर सकते। दोनों एक्सट्रीम खारिज हो जाता है। अब रहता है बी और सी। वैकल्पिक उपयुक्त वातावरण और विधि से निपुणता प्राप्त कर सकता है, यह संभावना है, और निपुणता प्राप्त कर सकता है परंतु अधिक समय देना होगा, यह भी एक संभावना है। दोनों ही यहां पर सही लग रहे हैं, लेकिन जो बी है वह ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है, वह ज्यादा व्याख्यात्मक उत्तर है, और इसलिए यहां पर दोनों सही होते हुए भी बी के विकल्प को चुनना अधिक उपयुक्त होगा
कि अगर उपयुक्त वातावरण मिले, वैकल्पिक उपयुक्त वातावरण, उसके अनुकूल वातावरण मिले और उसको भिन्न-भिन्न विधि से सिखाया जाए तो निपुणता प्राप्त कर सकता है। यहाँ ध्यान रखना है कि निपुणता प्राप्त कर सकता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि दुनिया के सभी कामों में निपुणता प्राप्त कर सकता है। कुछ आवश्यक कार्यों में वह निपुणता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर बी है। योग्यता परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। अब योग्यता परीक्षण जो है, यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। वैसे अगर हम योग्यता परीक्षण कहें तो इसको हमें एबिलिटी टेस्ट कहना पड़ेगा, लेकिन इस प्रश्न का जो इंग्लिश वर्जन है वह एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट को हम योग्यता परीक्षण नहीं बल्कि अभियोग्यता या अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। तो कभी-कभी आप जब कंफ्यूज्ड हो तो इंग्लिश हिंदी दोनों देख लें ताकि आपको प्रश्न का आशय स्पष्ट हो सके। तो अब हमें यहाँ पर योग्यता परीक्षण के जगह पर हमें अभियोग्यता परीक्षण किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इस संदर्भ में हम प्रश्न को समझेंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग किए जाते हैं सफलता को मापने में, प्रवीणता को मापने में, किसी कार्य में सफलता को बताने में, क्षमता मापने में। अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम है हिंदी में, तो थोड़ा इंग्लिश देखते हैं। पहला है मेजर अचीवमेंट, उपलब्धि को मापने में। दूसरा है मेजर प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता, ठीक है, किसी कार्य में सफलता को बताने में। प्रेडिक्ट वन सक्सेस इन ए प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में, किसी पेशा में सक्सेस को बताने में। और क्षमता मापने में मेजर पोटेंशियलिटी। तो क्षमता भी यहाँ एबिलिटी होता है, लेकिन इंग्लिश में पोटेंशियलिटी है, और पोटेंशियलिटी का जो मतलब होता है वह क्षमता नहीं होता, क्षमता तो एबिलिटी होता है। तो पोटेंशियलिटी का मतलब होता है अंतर्निहित या सुसुप्त क्षमता, वह क्षमता जो अभी अंदर में है, अभी बाहर प्रकट पूरी तरह से नहीं हुआ है, या सुसुप्त है, अभी वह जगा हुआ नहीं है। तो ऐसी क्षमता को पोटेंशियलिटी कहते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वह अचीवमेंट मेजर नहीं करता है, वह प्रोफिशिएंसी मेजर नहीं करता है, और उसका किसी प्रेडिक्ट करने का भी काम बहुत ज्यादा नहीं कर सकता किसी प्रोफेशन में। हालांकि इससे संबंध थोड़ा सा बनता है, लेकिन वाकई में वह सुसुप्त या अंतर्निहित क्षमता को मेजर करता है, पोटेंशियलिटी को मेजर करता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? जो हम मार्क्स देते हैं उसकी जगह पर ग्रेड क्यों देने की सलाह दी जाती है? विकल्प देखते हैं। ग्रेड प्रदान करना आसान है, यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, यह शिक्षा की विशेषताओं को बढ़ाएगा, यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। अब जो हम ग्रेड देते हैं इसका बी और सी से कोई संबंध नहीं है, तो ये दोनों खारिज हो गए। अब ए में है कि ग्रेड प्रदान करना आसान है, यह कुछ हद तक बात सही है कि अंक प्रदान करने की तुलना में ग्रेड प्रदान करना थोड़ा आसान है, और यह मूल्यांकन में या जजमेंट में होने वाली गलतियों को कम करेगा। तो यहाँ यह भी बात कुछ हद तक सही है। तो ये दोनों ही आकर्षक हैं। अब इन दोनों में कौन सा चुना जाए? जो आधिकारिक उत्तर है वह ए है, आसान है। तो लेकिन अब यहाँ पर बी डी भी कुछ हद तक सही है, लेकिन चूंकि यहाँ मूल्यांकन शब्द है, इसके जगह पर अगर मापन शब्द होता तो डी और आकर्षक हो जाता। तो चूंकि मूल्यांकन है जो कि मापन के बाद की बात है, और ग्रेड जो प्रदान करते हैं वह एक मापन के ही अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छा जो उत्तर है, बेस्ट ऑप्शन ए है। कक्षा में वार्तालाप और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि। कक्षा में जो वार्तालाप है, जो डायलॉग है, वह अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। कब होगा? जो कम्युनिकेशन है अधिक प्रभावशाली होगा कब होगा? प्रेषक धीरे धीरे परंतु क्रमानुसार बढ़ता है, ग्राही प्राप्त करने की इच्छा करता है, अनुकूल वातावरण में पूर्ण होता है, सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता है जिसका ग्राही अवकूटन में प्रयोग करता है। अब जो है कम्युनिकेशन, दो तरफा बातचीत, तो दो तरफा बातचीत वार्तालाप कब प्रभावशाली हो जाएगा? तो डी जहां तक है कि उसी कुट कोडिंग सिस्टम, कुट प्रणाली कोडिंग सिस्टम, बिना सेम कोडिंग सिस्टम के तो
वार्तालाप हो ही नहीं सकता। तो ये तो आवश्यक है, प्रभावशाली होने की बात नहीं है, यह आवश्यक है कि सेंडर और रिसीवर, जो संवाद भेजने वाला है और जो ग्रहण करने वाला है, दोनों के बीच में सेम जो कूट प्रणाली है, जो कोडिंग सिस्टम है, वो होना चाहिए। तो ये तो आवश्यक है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। प्रेषक धीरे-धीरे परंतु क्रमानुसार बढ़ता है। हाँ, इससे भी वार्तालाप थोड़ा-सा अच्छा होने की संभावना है। ग्राही प्राप्त करने की इच्छा करता है, जो रिसीवर है जैसे स्टूडेंट, वो इच्छा करता है प्राप्त करने का, तो इससे भी वार्तालाप अच्छा हो सकता है। और अनुकूल वातावरण में पूर्ण होता है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में वार्तालाप होता है। तो ये तीनों ही आकर्षक हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण जब हम बात करते हैं, तो अनुकूल वातावरण में फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल तीनों प्रकार का वातावरण शामिल हो जाता है। और जब हम फिजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वातावरण की बात करते हैं, तो वह ए और बी दोनों सम्मिलित हो जाता है। तो अनुकूल वातावरण जब होगा, हर तरह से उपयुक्त वातावरण होगा, तो वार्तालाप ज्यादा अच्छा होता है। और इसमें साइकोलॉजिकली रेडी होना, एक जो वार्ता में सम्मिलित हैं, वह प्रश्न पूछने, उत्तर देने, बताने, सुनने के लिए रेडी होते हैं, तो वार्तालाप अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर सुटेबल आंसर जो है, मोस्ट सुटेबल, वह सी होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का विश्लेषण किया, समझने का प्रयास किया, प्रश्नों के आशय को समझने का प्रयास किया और इसके उपयुक्त उत्तर तक पहुंचने का प्रयास किया। मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर सही अपने तरफ से नहीं बताता हूं, उसमें मैं विकल्प छोड़ देता हूं आपके लिए, क्योंकि मेरे अनुसार ही मैं एग्जैक्ट उत्तर देने में असमर्थ हूं। यह मेरी कमी कह सकते हैं या मेरी ईमानदारी, जो भी हो, आप इसको समझते होंगे। और आशा है कि यह प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने यहाँ तक देखा, सुना, समझा। धन्यवाद। नमस्कार।